हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं प्रेमजीत मिश्रा मेडिटेशनल फिजिक्स प्रेम में आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू सो मच भाई। आपके प्यारे आशीर्वाद से मेरे चैनल का जो 138 करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ऐसे बढ़ते रहेंगे, ये मेरे को उम्मीद है, विश्वास है। और ऐसे मेरा हौसला प्यार बढ़ाते रहिए। और जिन जिन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब जब भी नए नए वीडियोस डालूँ मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के टॉपिक। ये टॉपिक जो है दैट इज़ ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का सब टॉपिक है, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। ठीक है, देखो पिछले क्लास में हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और इसमें जो है हम पढ़ेंगे जैसे रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या संबंध था, क्या वेरिएशन हो रहा था, हम देखे थे पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम वही देखेंगे कि भाई वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी के साथ टेम्परेचर क्या क्या कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या वेरी करता है, ठीक है। अभी देखो हमको पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय आर इक्वल टू रो इंटू एल अपन ए। हमको पता है ये चीज़, मैं बताया था रो कैसे आया। देखो रो का यही फॉर्मूला मैं इधर में भी लगाया था उस समय में, ठीक है। जो कैसे आ रहा था, जैसे अपना जो ये था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, हम उसको डिराइव करके कुछ इस तरह का फॉर्मूला निकाले थे। वर एन इज द नंबर डेंसिटी, एम इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। हमको पता है इधर से ये रिलेशन निकल के आएगा। देखो ये सब कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ठीक है। बचा क्या, एन एंड टाउ, ठीक है। अभी रो will be inversely proportional to n tau, okay, where n is the number density of electrons and tau is the relaxation time. Relaxation time मतलब हम आपको पता है कि भाई between two successive collision of मतलब collision of electron। देखो दो सक्सेसिव collision इलेक्ट्रॉन का जो दो सक्सेसिव collision जब होता है उस समय में जो टाइम रहता है इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के बीच में, उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अभी देखो वेरिएशन ऑफ आपका जो है रो विथ टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल के लिए रो जो है डिफरेंट है, ठीक है। अभी देखो पहले देखते हैं, चलिए फास्ट केस में देखते हैं फॉर मेटेलिक कंडक्टर। देखो फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स पहला चीज क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर कितना बढ़े या घटे, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना एरिया कांस्टेंट है और नंबर डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज, ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड कॉलिजन बिकम्स मोर फ्रिक्वेंट। देखो मैं बताया था, जब देखो हमारा जो है, जब हम एक कंडक्टर को जब हम हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है आयन का जो है वाइब्रेशन वो भी इंक्रीज करता है। जैसे ये इंक्रीज करता है ना, तो कॉलिजन जो है बहुत फास्ट हो जाता है। इसलिए क्या है ना, इलेक्ट्रॉन को जो है रिलैक्सेशन टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम जो है डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। इस देखो आगे जाके हमको एक रिलेशन मिलेगा, दैट इज 10 रो इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, ओके। अभी जो है रेजिस्टिविटी जो है, टेम्परेचर जितना बढ़ जाए, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रेजिस्टिविटी उतना बढ़ेगा, ठीक है। देखो और एक चीज, सिंस क्यों बढ़ेगा मैं बता दिया, क्योंकि ना भाई इसका आयन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा, रो भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो, सिंस रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, देन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय, क्या होता है देखो, सिग्मा इक्वल टू रो माइनस रो नॉट अपन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। देखो एक केस में हमारा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या था, आर माइनस आर नॉट, या इसको आर एफ भी लिख सकते हो, इसको पी रो एफ भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर माइनस आर नॉट अपन आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। इसको टी एफ माइनस टी नॉट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ इस तरह से जो देखो अपना रेजिस्टिविटी का भी कुछ उस तरह से टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी डिफाइन हो सकता है, ठीक है। ये देखो पिछले क्लास के साथ ये कंपेयर करो, दोनों पूरा सेम है, बस फर्क इतना है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस था और ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, दोनों का सिंबलाइजेशन सेम है, अल्फा है, ठीक है।
वेयर देखो इस केस में क्या है, रो माइनस रो नॉट क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। देखो रो जो है फाइनल रेजिस्टिविटी और रो नॉट जो है इनिशियल रेजिस्टिविटी, मैंने ये लिखा इनिशियल रेजिस्टिविटी रो नॉट है, ठीक है। अभी टी माइनस टी नॉट क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। अभी देखो आगे चल के हम देखेंगे कुछ चीज़, देखो क्या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे, उधर में उस समय में क्या किया था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो ये एक्चुअली टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो, मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट, ठीक है, द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। होता क्या है, देखो चेंज इन रेजिस्टिविटी ये चीज़ है, पर यूनिट रेजिस्टिविटी ये चीज़ है, पर मतलब इसके साथ पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, वही हो रहा है। नॉर्मली फॉर्मूला के हिसाब से हम डिराइव मतलब डेफिनेशन वही लिखे, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन होगा, ठीक है। और इट्स एसआई यूनिट विल बी सेम एज द रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये एसआई यूनिट एकदम सेम होगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के ऐसा ही होगा, वही सेम। तो इसका ऐसा क्या होगा, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस, ओके। इसको ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ना डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट के इनवर्स, ठीक है, केल्विन इनवर्स, ठीक है। पता है पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन कोई तो एक ना होगा, तो इसको जो है डिग्री सेल्सियस केल्विन को जो है डायमेंशनल कांस्टेंट के की तरफ से रिप्रेजेंट किया, तो के मतलब केल्विन ही होता है नॉर्मली, ठीक है। अभी देखो कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए। देखो कॉपर के लिए जो है जब हम रो वर्सेस टेम्परेचर ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो ये कुछ इस तरह का एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये कुछ समय तक कांस्टेंट ऐसे होता रहेगा, लेकिन कुछ इस टेम्परेचर के बाद ये जो है एक्सपोनेंशियली राइज करना शुरू कर देगा, ठीक है, फॉर कॉपर के लिए। अभी देखिए फॉर निक्रोम वायर के लिए क्या होता है, देखो जैसे टेम्परेचर 0 में था, ठीक है, टेम्परेचर जैसे 0 में था उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी था, लेट से 1 2 कुछ भी था, ठीक है। अभी देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला गया रेजिस्टिविटी ऑल्सो बढ़ता चला गया, ठीक है। इनिशियली इसका टेम्परेचर जो है 0 था, ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी था, जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला गया रेजिस्टिविटी उतना बढ़ता चला गया। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर जैसे बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता जा रहा है रेजिस्टिविटी भी ऐसे वैसे ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखो मैंगानीन एक अलॉय है मैंगानीन, ठीक है, मैंगानीन के लिए क्या होता है एक तरह का मैं बता रहा हूँ। देखो टेम्परेचर, देखो रो वर्सेस टेम्परेचर जब हम ड्रॉ करेंगे, देखो टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा रो जो है कांस्टेंट होता जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा लेकिन रो कांस्टेंट होता जाएगा। ये मैंगानीन का कुछ डिफरेंट केस है, मतलब ये डायग्रामेटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है एक तरह के, चाहे तो आपका मतलब ये जो है एंट्रेंस में आ सकता है या फिर आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। नॉर्मल समझाने के लिए आपको ये डायग्राम मैंने किया, तो नॉर्मली ये दो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये डायग्राम थोड़ा सा नेग्लेक्टेड है लेकिन ये भी आता है कभी कभी। एनीवेज तो चलिए आगे देखते हैं। केस नंबर बी, दैट इज फॉर सेमीकंडक्टर्स। देखो फॉर सेमीकंडक्टर्स, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, कार्बन, जर्मानियम, कुछ भी ले सकते हैं, सिलिकॉन ले सकते हैं, कार्बन ले सकते हैं, जर्मानियम ले सकते हैं, इन दिनों में कुछ भी। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। देखो नंबर डेंसिटी जितना बढ़ता है रिलैक्सेशन टाइम उतना घटता है। देखो हीट देते हैं मतलब क्या है, आयन का जो है मैं बता रहा था उसमें, आयन का जो है क्या होता है, आयन का जो है वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, आयन का मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए रिलैक्सेशन टाइम घटता है। अच्छा इस केस में देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, हियर रेजिस्टिविटी हियर इंक्रीज इन एन, सॉरी देखो मेरा ये एक चीज़ कहना है, आपको एक फॉर्मूला इधर में बताया था, इधर में देखिए रो, इधर में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टाउ, ठीक है। अभी देखो ये दोनों में से कोई एक बढ़ेगा तो कोई एक घटना चाहिए, दोनों बढ़ेगा तो चीज़ नहीं होगा।
इधर एन बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, टाउ बढ़ेगा तो एन घटेगा। जाहिर सी बात है, इधर मैं बता रहा हूँ भाई नंबर ऑफ डेंसिटी, देखो फ्री नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मतलब टाउ घट रहा है भाई, ये बढ़ रहा है मतलब ये घट रहा है, सीधी सी बात है। अभी देखो ये बढ़ेगा मतलब एक चीज मैं बता रहा हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ये बढ़ेगा मतलब ये घटेगा, ठीक है, ये घटेगा, इस केस में ये घटेगा, ठीक है। तो अभी देखो हियर इंक्रीज इन एन कंपेंसेट मोर देन डिक्रीज इन टाउ, तो ये अलग चीज है। तो हेंस द रेजिस्टिविटी डिक्रीज एक्सपोनेंशियल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो एन जितना बढ़ता है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है मतलब नंबर डेंसिटी भी बढ़ता है, ये जितना बढ़ता है रेजिस्टिविटी उतना घटता है, मैं बताया था अभी। तो वही सेम कैसा है, ये रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो इसको ना एक फॉर्मूला की तरह लिखते हैं, आपके बुक्स में इसी तरह के कुछ लिखा जाएगा। दैट इज देखो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर T, ओके, दैट इज N0, ओके, इनटू e to the power minus Eg, ओके, डिवाइडेड बाई KB इंटू T। देखो ये जो N0 क्या है ना, नंबर डेंसिटी, ये जो N0 है नंबर डेंसिटी। अब जो चीज़ का हम निकाल रहे हैं सेमीकंडक्टर का, इसका नंबर डेंसिटी होगा, ये गिवन आएगा। और ये Eg जो है, ई सब्सक्रिप्ट G जो है, ये एनर्जी गैप होता है, ये फॉर्मूला है नॉर्मली, ठीक है। और ये जो KB आप दिखे ना, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अभी देखो ये एक फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई नंबर डेंसिटी के साथ ये रिलेशन क्या है जब सेमीकंडक्टर में ये चीज़ होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी देखो हमको पता है आज रो, जैसे रो जो है नंबर डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। देखो n के बदले में देखो ये P इक्वल टू 1/n समझो, या रो इक्वल टू 1/n समझो, ठीक है। तो n के बदले में 1/रो इधर में लिखा जा सकता है, ठीक है, n इक्वल टू 1/रो ऐसे लिखा जा सकता है। तो कुछ इस तरह से होगा, n के बदले में ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान से रखो, ये इसको ध्यान से देखो, n के बदले में जो है मैं 1/रो लिखा, ठीक है। जैसे ये फंक्शन ऑफ t है तो ये कुछ इस तरह का फंक्शन ऑफ t होगा। ये n0 के बदले में रो नॉट लिखूंगा मैं, 1/रो नॉट, ये इनिशियल जो है आप ये इसको कह सकते हैं। तो 1/रो नॉट हो गया इंटू e टू द पावर माइनस Eg डिवाइडेड बाई KB इंटू T, ये तो सब कांस्टेंट है, ठीक है। देख इसको उस तरह से भी लिखा जा सकता है, ओके। अभी देखिए मेरा इसका कहने का मतलब वही जो है मैं बता रहा था, क्या अपना जो है सेमीकंडक्टर के केस में मैं बता रहा था सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन के लिए। तो ये जो देखिए लेटेस्ट से हम अगर रो और टेम्परेचर के साथ जो है संपर्क निर्धारण करते हैं, रो वर्सेस टेम्परेचर में ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ठीक है, ये जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ओके। अच्छा अभी ये जो है दैट इज फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए ये ग्राफ है रो वर्सेस T, ठीक है। टेम्परेचर जितना बढ़ता चला जाएगा रो उतना घटता चला जाएगा, ठीक है, और वो भी एक्सपोनेंशियल, ओके। अभी फॉर इंसुलेटर्स के लिए क्या होता है, देखो अल्फा नेगेटिव होता है, जैसे अल्फा नेगेटिव होता है ना रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। देखो अल्फा पॉजिटिव है मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ता है, अल्फा नेगेटिव है मतलब रेजिस्टिविटी घटता है, सीधी बात। क्योंकि ना ये अल्फा के साथ रेजिस्टिविटी का जो है कुछ इस तरह से रिलेशन है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से रिलेशन है। अल्फा बढ़ेगा पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा घटेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से उसके बदले में, ठीक है, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, रेजिस्टिविटी रो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा, क्योंकि ना अल्फा नेगेटिव है इंसुलेटर के लिए। अभी देखो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होता है, एक हम सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं लेड से, ठीक है, एक जार में लेड से
एक हम सॉल्व सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। सॉल्व सोल्यूशन लेते हैं, उसमें लेटर से कुछ भी हम बता सकते हैं। कोई भी दो वायर में लेटर से दो इलेक्ट्रोलाइट है, ये लेटर से पॉजिटिव, ये लेटर से नेगेटिव। लेटर से CuCl2 सोल्यूशन, इधर में कॉपर लेटर से रहेगा और इधर में लेटर से जमा होगा नेगेटिव प्लेट में क्लोरीन, ठीक है। कॉपर क्लोरीन, NaCl भी ले जा सकते हैं आप। ये कुछ सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये आयनिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। दोनों का आयनिक कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन जरूर रहेगा, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जा सकता है, ठीक है। पर इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो क्या होता है नॉर्मली, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, अल्फा इज नेगेटिव, इसलिए क्या होता है, रो जो है नेगेटिव होगा, हेंस रो विल डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने फाइनली क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने यही पढ़ा कि भाई वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो रेजिस्टिविटी का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियोस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियोस पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन ऑल कर दिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो चलूँ मैं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियोस भी सुना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छा वीडियो के साथ, एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।